अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल में। आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 11 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। डेप्थ फर्स्ट सर्च सबसे पहले तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है और वो जिस डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है वो है स्टैक। स्टैक काम करता है लाइफो प्रिंसिपल पे। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये कोई सा भी बॉक्स है या कुछ भी है जिसका सिर्फ एक एंड ओपन है, ठीक है, यानी कि जिसका सिर्फ टॉप ऐसा है जहाँ से आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, जो कि बॉटम जो है वो बिल्कुल बंद है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते जाएंगे। तो जब आपने एलिमेंट को रिमूव करना होगा तो सबसे पहले आप उस एलिमेंट को रिमूव करेंगे जिसको आपने सबसे एंड पे इंसर्ट किया था, ठीक है। तो यही स्टैक है और ये लाइफो प्रिंसिपल पे इस तरह से काम करता है। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया वो बिल्कुल वही एग्जांपल है जो मैंने ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए ली थी, और मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जितना भी कॉम्प्लेक्स हो आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उस क्लास में मैंने सिखाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो सिंपली बात ये है कि हम जितना भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ होता है उसको ट्री की तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप देखें कि आपको ये चीज़ विजुलाइज करना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब आपको इस तरफ जो ग्राफ है उसमें नहीं समझ आ रहा होगा कि इसके कितने लेवल्स हैं ग्राफ के, और चाइल्ड नोड्स कौन है, नेबर नोड्स कौन से हैं, वो विजुलाइज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर आप इसमें देखें तो आपको ग्राफ के 3 लेवल्स हैं वो देखना भी आसान है, और इसके अलावा ए के 3 चाइल्ड नोड्स हैं, बी का चाइल्ड ई है, ये सब देखना भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। 3 लेवल्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लेवल की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। 0 1 2 3 इस वजह से कह रही हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से डेप्थ फर्स्ट सर्च परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। तो आए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ ए से, आप किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेकर चल रही हूँ। सबसे पहले हमने ए को इंसर्ट किया स्टैक के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि ए को रिमूव करेंगे स्टैक से और एरे ऑफ विजिटेड में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ रिमूव करने के हमने ए के जो चाइल्ड नोड्स हैं उनको स्टैक में इंसर्ट कर लेना है, जो कि है बी सी एफ। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने क्यू में किया था, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस आपको यहाँ पे आएगा कि जब आप रिमूव कर रहे होंगे तो आप उस एलिमेंट को रिमूव करेंगे जो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो ए के सिर्फ यही 3 चाइल्ड नोड्स ने, हमने इनको स्टैक में इंसर्ट कर लिया। अब हमारे पास स्टैक के सबसे ऊपर क्या है, एफ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एफ को रिमूव करेंगे, array ऑफ विजिटेड में डालेंगे, साथ ही साथ उसके चाइल्ड नोड्स को एंटर कर लेंगे स्टैक के अंदर। अब यहाँ पर एफ की चाइल्ड नोड्स कौन कौन से हैं, एक तो है जी और एक है बी, ठीक है। हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं, तो बी को इंसर्ट किया और जी को इंसर्ट किया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली ये है कि आप देख सकते हैं कि स्टैक में ऑलरेडी बी था, लेकिन मैंने दोबारा से बी को इंसर्ट किया है क्योंकि बी जो है वो ए का भी नेबर है और एफ का भी नेबर है। तो जब ए को रिमूव कर रही थी तब भी मुझे बी इंसर्ट करना पड़ा था, और जब हम एफ को रिमूव कर रहे हैं तब भी हम बी को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो विजिटेड में नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्यू में आप लोगों को कहा था कि अगर ऑलरेडी वो एलिमेंट विजिटेड में नहीं है लेकिन क्यू के अंदर है तो आपको दोबारा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रियल इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा नहीं होता। आपको वो एलिमेंट दोबारा इंसर्ट करना ही पड़ता है स्टैक या क्यू के अंदर जो एलिमेंट विजिटेड में ना हो, ठीक है, चाहे वो पहले से ही क्यू और स्टैक के अंदर मौजूद क्यू ना हो। क्यू में मैंने आप लोगों की सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अवॉइड करने का कहा था, क्योंकि क्यू फाइफो प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप उस एलिमेंट को इंसर्ट करें दोबारा से या ना करें, उससे आपके आउटपुट पे फ़र्क नहीं आता, ठीक है। जबकि जो स्टैक है वो लाइफो प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगर इस केस में आप बी को दोबारा से इंसर्ट नहीं करेंगे तो आपके आउटपुट पे फ़र्क आएगा। वो किस तरह से आएगा, अब यहाँ पे देखिए, हमने जब बी को इंसर्ट किया तो वो सी के ऊपर इंसर्ट हुआ है बी, ठीक है। तो आप जब रिमूव करेंगे तो जाहिर है सी से पहले बी को ही रिमूव करना पड़ेगा ना आपको, तो आपका आउटपुट चेंज होगा ऐसे। लेकिन अगर आप इस बी को इंसर्ट नहीं करेंगे ये सोच करके ये स्टैक में ऑलरेडी मौजूद है, तो उससे क्या होगा कि जब आप आउटपुट पे रिमूव करेंगे तो आप सी को पहले रिमूव करेंगे ना, फिर बी को करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए स्टैक के अंदर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको दोबारा इंसर्ट करना ही पड़ेगा। क्यू के अंदर आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन के लिए आप
मैनुअली जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आप इंसर्ट करें या ना करें, अदरवाइज तो जो हम कोडिंग करते हैं उसमें ऑलरेडी खुद ब खुद इंसर्ट हो ही जाता है, स्टैक के अंदर भी और क्यू के अंदर भी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, तो अब हमारे पास सबसे ऊपर स्टैक की क्या है, जी है। हम सिंपली उसको रिमूव करेंगे, array of visited में डालेंगे, और आपको याद होगा कि जी का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं था। ठीक है, अब मैं बी को रिमूव करने लगी हूँ, array of visited में डाल रही हूँ। साथ ही साथ जो बी का चाइल्ड नोड है ई, उसको मैं स्टैक में इंसर्ट कर रही हूँ। अब स्टैक के सबसे ऊपर ई है, हमने ई को रिमूव किया, विजिटेड में डाला। ई के चाइल्ड नोड्स हमारे पास कौन कौन से, ई का चाइल्ड नोड है एफ, वो ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ई का दूसरा चाइल्ड नोड है जी, ऑलरेडी विजिटेड में है, नो नीड टू इंसर्ट इट अगेन। एंड ई का चाइल्ड नोड है हमारे पास एच, तो वो स्टैक में विजिटेड में नहीं है, तो उसको इसलिए हमने स्टैक में इंसर्ट कर लिया। अब एच को रिमूव किया हमने, array of visited में डाला। एच का चाइल्ड नोड है हमारे पास जी, ठीक है, तो हमारे पास जी ऑलरेडी विजिटेड में है, इसलिए इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब स्टैक के सबसे ऊपर है हमारे पास सी, सी को रिमूव किया, array of visited में डाला। सी का चाइल्ड नोड है हमारे पास डी, डी को इंसर्ट किया हमने स्टैक के अंदर। अब डी सबसे ऊपर है, डी को रिमूव किया, विजिटेड में डाला। डी के चाइल्ड नोड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो है ए जो कि ऑलरेडी विजिटेड में है, दूसरा चाइल्ड नोड है एच विच इज़ ऑलरेडी इन विजिटेड नोड्स, सो उसको भी नहीं ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें स्टैक में बी रह गया, हमने बी को रिमूव किया। बी को रिमूव करते साथ हमने ये चेक किया कि वो विजिटेड में है, इसलिए हम क्या करेंगे कि बी के चाइल्ड नोड्स को स्टैक के अंदर दोबारा से इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हुए होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोगों को एक बात ये समझ आ रही होगी कि जब स्टैक से कोई चीज़ रिमूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी हम ये चेक कर रहे होते हैं कि वो विजिटेड में तो नहीं है। ठीक है, जिस तरह से हम इंसर्ट करते हुए चेक कर रहे होते हैं उसी तरह रिमूव करते हुए भी हम ये चेक रख रहे होते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन में कोडिंग के दौरान भी होता यही है। ठीक है, तो ये थी डेप्थ फर्स्ट सर्च को आप किस तरह से स्टैक के अकॉर्डिंग आउटपुट निकाल सकते हैं, उसका किस तरह से सर्चिंग कर सकते हैं, ये था उसका मेथड। ठीक है, अब हमारे पास सारे के सारे नोड विजिट हो चुके हैं और जो हमारा आउटपुट आया है वो है ए एफ जी बी ई एच सी टी। ठीक है, तो ये था आपका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने बी को दोबारा इंसर्ट नहीं किया होता तो बिल्कुल भी ये आउटपुट ना आता, आपका आउटपुट डिफरेंट आता। आप चाहें तो वो भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, और वो गलत होता है, इसलिए वो कैलकुलेशन के दौरान उस चीज़ को इम्प्लीमेंट मत कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो यूज़ करता है क्रोनोलॉजिकल बैक ट्रैकिंग। क्रोनोलॉजिकल बैक ट्रैकिंग एक्चुअली होता क्या है, अब जब हमारे पास ग्राफ्स वगैरह में ऐसे केसेस होते हैं कि हमारा डेड एंड आ जाता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में, क्यों? क्योंकि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो क्या करता था कि वो अपने एक नोड को विजिट करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाके सारे नेबर नोड्स को पहले विजिट करता है, फिर उससे नेक्स्ट लेवल पे जाता है, उसके सारे नेबर नोड्स को विजिट करता है। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में अगर आप देखें तो उसने ए को विजिट किया, ए के बाद एफ को किया जो कि ए का चाइल्ड नोड है। ठीक है, एफ के बाद उसने जी को किया जो कि एफ का चाइल्ड नोड है। तो वो बजाय नेबर्स को विजिट करने के वो चाइल्ड नोड्स को विजिट करते करते डेप्थ में जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो पहले एक लेवल के सारे एलिमेंट्स को विजिट नहीं करता, बल्कि सिर्फ एक ही चाइल्ड नोड को पकड़ के उसके चाइल्ड में इसी तरह जाता जाता वो डीप में जा रहा होता है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसे आता है कि डेड एंड पे पहुंच जाता है, वो आगे फर्दर जाने का रास्ता नहीं होता। जिस तरह के आप यहाँ पर देखें तो जी का आगे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो उस केस में क्या करता है कि वो बैक ट्रैक करता है। ठीक है, बैक ट्रैक, क्रोनोलॉजिकल बैक ट्रैक का मतलब है कि वो अपने से एक स्टेप पीछे ही बैक ट्रैक कर सकता है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही स्टेप के पीछे वो जा सकता है। जिस तरह के उसने देखा कि जी के आगे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो उसने बैक ट्रैक किया और एफ को चेक किया कि एफ का और कोई चाइल्ड नोड तो नहीं था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ का चाइल्ड नोड बी था, तो उसने इस पाथ को चूज कर लिया और उसने बी से स्टार्ट किया,
फिर B के चाइल्ड नोड में गया, फिर H में गया, ठीक है। तो इस तरह जब वो डेड एंड पे पहुंच जाता है तो वो पिछले वाले लेवल पे वापस जाता है और उसके चाइल्ड नोड्स को देखता है। इसी को हम कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल बैक ट्रैकिंग है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही लेवल पीछे जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मे नॉट टर्मिनेट, गेट स्टक इन इनफाइनाइट लूप। इसका क्या मतलब है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होता है ना, वो हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो सकता है आपको आपके गोल स्टेट पर पहुंचाए ही नहीं और वो कहीं स्टक हो जाए, इनफाइनाइट लूप्स में स्टक हो जाए। वो कब पॉसिबल होता है? ये तो हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है, यानी कि इसके 3 ही लेवल्स थे, हमारे पास 3 ही डेप्थ था, ठीक है। तो ऐसे भी ग्राफ्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत डीप तक जा रहा होता है। तो डीप पे जाते 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 समटाइम्स इनफाइनाइट लूप्स होते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ना उन इनफाइनाइट लूप्स में फंस जाता है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च हो सकता है कि इनकम्प्लीट भी हो, वो आपको आपके गोल स्टेट तक ना पहुंचाए, वो किसी इनफाइनाइट लूप में फंस जाए, ठीक है। तो ये जो अगले 2 पॉइंट्स है वो इसी से रिलेटेड हैं कि सोल्यूशन इसलिए गारंटेड नहीं है। जाहिर है जब वो इनकम्प्लीट होगी, आपको इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और गोल स्टेट तक नहीं पहुंचाएगा, तो सोल्यूशन गारंटेड होगा ही नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जाहिर है ऐसी चीज़ तब होती है जब वो लॉस्ट हो जाए इनफाइनाइट लूप्स में। इसको हम कहते हैं ब्लाइंड एले, ठीक है। ओके, अब एक और नया पॉइंट है हमारे पास कि मे नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू द सोल्यूशन। हो सकता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको आपके गोल स्टेट तक पहुंचा दे और उस गोल स्टेट तक पहुंचाने के लिए आपको पाथ भी प्रोवाइड करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पाथ जो है आपका हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही हो। ये मैं नहीं कह रही कि डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको शॉर्टेस्ट पाथ कभी भी नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है समटाइम्स आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे दे, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे। वाई? क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ही डीप लेवल में, डीप में जा रहा होता है ना, लेवल में जा रहा है, नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, तो वो एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होता है। हो सकता है कि उसी एक डायरेक्शन के दौरान उसको हो सकता है उसका गोल स्टेट मिल जाए, तो वो वहीं स्टॉप कर देगा, वो फर्दर सर्चिंग नहीं करेगा। जब वो वहाँ स्टॉप कर देगा तो उससे क्या होगा कि ये जो बाकी के साइड पे लेवल्स थे ना, उसने तो उनको विजिट किया ही नहीं, उसने उनको एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ आपको कहीं और से होकर मिल रहा हो, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च को तो इस बारे में मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जैसे ही उसको गोल स्टेट मिला, उसने बिल्कुल भी अपनी सर्चिंग को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो आपको हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ ना दे, क्योंकि वो सारे नोड्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च सब नोड्स को एक्सप्लोर करता है, इसलिए वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देगा आपको। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो बिल्कुल ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह ये भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सपोनेंशियल है, यानी कि OB की पावर D, ठीक है, वेयर D इज़ द डेप्थ एंड B इज़ द ब्रांचिंग फैक्टर। यहाँ पर इस ग्राफ की डेप्थ क्या थी? 3 है हमारे पास, और ब्रांचेस मतलब कितने चिल्ड्रन हैं एक नोड के, ठीक है। तो इस ग्राफ में फिक्स नहीं है, किसी नोड के 3 चिल्ड्रन हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 1 है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कंसीडर करूँगी, विच इज़ 3। सो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है इस ग्राफ का 27, जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर है। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काम करता है, वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की तरह एक्सपोनेंशियल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काम नहीं करता। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है OB इंटू D, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच हम ले रहे हैं 3 और डेप्थ ले रहे हैं हम 3, तो इसका होगा 9, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।